नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अरस्तु का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, जो अरस्तु का जन्म हुआ था वो हुआ था 384 ईसा पूर्व को। और कहाँ हुआ था? तो स्टैगिरा में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में। अगर इनकी हम आयु निकालें तो इनकी आयु 61 से 62 वर्ष की इनकी आयु थी। उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई चालसिस में, और ये यूनान में पड़ता है। ठीक है, मैकेडोनियन साम्राज्य यूनान। तो ये होगा इनका जन्म और मृत्यु। अब आगे देखते हैं। देखिए, जो इनकी फेमस कृतियाँ थी, प्रमुख कृतियाँ इनकी जो थी वो है ऑर्गेनान, ठीक, भौतिकी, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियन, नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स, वाग्मिता शास्त्र और काव्य शास्त्र। ये जो है इनकी फेमस कृतियाँ थी। और जो इनका युग बताया जाता है वो है प्राचीन यूनानी दर्शन के युग के ये थे। मतलब जिस टाइम से ये बिलोंग करते हैं उस समय प्राचीन यूनानी दर्शन अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था पर था। और इनका जो क्षेत्र है वो है पाश्चात्य दर्शन। ठीक है। और जो इनका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है संप्रदाय, ये किस संप्रदाय के थे या फिर स्कूल कहा जाता है, तो वो है अरस्तुवाद। ठीक है। अब उल्लेखनीय छात्र, इनका उल्लेखनीय छात्र जो कि सबसे उल्लेखनीय छात्र था वो था सिकंदर। ये सिकंदर के गुरु थे और प्लेटो के शिष्य थे। और दो अन्य इनके प्रमुख शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस और अरिस्टोक्सेनस। इनके ये तीन फेमस शिष्य थे। इनकी राष्ट्रीयता, जब यूनान में जन्म हुआ तो राष्ट्रीयता भी यूनान की होगी। ठीक है। और इनका मुख्य विचार क्या था? तर्कशास्त्र, प्राकृतिक दर्शन, तत्वमीमांसा, नीति शास्त्र, राजनीति, व्याख्यान शास्त्र और काव्य शास्त्र। और जो इनका प्रमुख विचार है वो है अरस्तुवाद, सैद्धांतिक दर्शन, प्राकृतिक दर्शन और व्यवहारिक दर्शन। शिक्षा, इनको शिक्षा कहाँ से मिली? तो प्लेटोनीय अकादमी से मिली। और ये प्लेटो की अकादमी थी। बाद में इन्होंने यहाँ पर पहले अध्ययन किया, फिर बाद में अध्यापन कार्य किया। और बाद में इनको यहाँ का प्रबंधक भी बनाया जाने वाला था, लेकिन वो नहीं बनाया गया। देखिए, इनका नाम अरस्तु है, एरिस्टोटल। ठीक है। और जन्म इनका हुआ है, आप लोग जानेंगे, 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहा था? स्टैगिरा, उत्तरी ग्रीस में पड़ता है स्टैगिरा। माता और पिता का नाम, तो इनके माता का नाम था निकोमाचस इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम भी अज्ञात है, इनकी माता का नाम भी पता नहीं है। शिक्षा इनको कहाँ से मिली? तो शिक्षा इनको मिली प्लेटो की अकादमी। ठीक है। और स्वनिर्देशित अध्ययन से, मतलब कि प्लेटो की अकादमी से इन्होंने पढ़ा और इसके बाद इन्होंने स्वयं से अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की। ठीक है। उल्लेखनीय कार्य इनका क्या था? तो तत्वमीमांसा, ठीक, और निकोमैचियस, एथिक्स, जानवरों का इतिहास इनका जो है इस क्षेत्र में इन्होंने अपना प्रमुख कार्य किया। और योगदान, दर्शन, विज्ञान और नीति शास्त्र में इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी, लीसेयुम स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी। और विरासत क्या है इनकी? सभी संस्कृतियों और सदियों से प्रभावशाली, अरबी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। तो इनकी हम विरासत इसे कह सकते हैं। जो अरस्तु नाम होता है वो होता है अरबी में, इनको हम अरस्तु कहा जाता है। चलिए, अब इनका संपूर्ण जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 322 में इनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं लिखा है अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। उनका जन्म स्थान स्तागिरा नामक नगर में था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार के शाही वैद्य थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई। देखिए, इनके पिता क्या थे? इनके पिता मकदूनिया के जो राजा थे उनके दरबार में एक शाही वैद्य थे। अब इनकी शिक्षा कैसी होती है? तो पिता की मौत के बाद 18 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वहाँ पर वह 20 वर्ष तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। देखिए, तो यहाँ पे इनके गुरु का नाम क्या हो जाता है? इनके यहाँ पे गुरु का नाम हो जाता है प्लेटो। ठीक है।
अब आगे देखते हैं। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वे स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। उनके द्वारा द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। ठीक है, तो अरस्तु की एक संस्था थी द लाइसियम। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हो जाता है कि अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा उसके गुरु भी करते थे। यह अरस्तु दिमाग से बहुत तेज है। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न करके किसी भी घटना की जांच के बाद ही उसके नतीजे पर पहुंचते थे। तो अरस्तु की जो गणना थी उन व्यक्तियों में होती थी जो कि किसी बात पे पहले भरोसा नहीं करते थे, बल्कि किसी भी कथन की पहले वो जांच करते थे, उसको परखते थे, उसके बाद अपना उस पर तर्क देते थे। तो अरस्तु को भी उन्हीं व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता था। अब आगे चलते हैं। देखिए, अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत थे। अब यहाँ पे ये शब्द आया है बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब क्या होता है? बहुश्रुत का दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कि चतुर, दूसरा होता है कि बहुत लोगों द्वारा ज्ञात या चर्चित, या फिर हम कह सकते हैं फेमस। और इसका एक तीसरा मीनिंग भी निकलता है कि जिसने बहुत सारी बातें सुनी हो, या फिर जिसने अनेक प्रकार के लोगों से भिन्न भिन्न शास्त्रों की बातें सुनी हो, उसको हम कहते हैं बहुश्रुत। तो भाई अरस्तु के विषय में कहा जाता है कि ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत थे। उनका जन्म स्टैगिरा में हुआ था, या याद हो गया होगा, उनका जन्म स्टैगिरा नामक नगर में हुआ था। और वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, उनके लेखन में प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और कला जैसे विषयों का भी एक विस्तृत परिक्षेत्र शामिल था। एथेंस के लाइसियम में दर्शन शास्त्र के परिव्राजक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में उन्होंने एक व्यापक अरस्तुवादी परंपरा की शुरुआत की, जिसे आधुनिक विज्ञान के लिए आधार तैयार किया। देखिए, कहने का मतलब यह है कि एथेंस के लाइसियम में दर्शन शास्त्र के परिव्राजक संप्रदाय के संस्थापक है। तो ये परिव्राजक संप्रदाय के संस्थापक थे और उसके रूप में इन्होंने अरस्तुवादी परंपरा की शुरुआत की, जिससे आधुनिक विज्ञान के विकास के लिए आधार तैयार किया गया। अरस्तु के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों को मिल पाती है। उनका जन्म शून्यकाल के दौरान उत्तरी ग्रीस के स्टैगिरा नगर में हुआ था। देखिए, जब अरस्तु बच्चे थे तो ही उनके पिता निकोमैकस की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण अभिभावक द्वारा किया गया। 17 या 18 साल की उम्र में वह एथेंस में प्लेटो की अकादमी में शामिल हुए और 37 साल की उम्र तक, लगभग 347 ईसा पूर्व तक वही रहे। वही शुरू में कहा गया था कि ये 20 साल के करीब प्लेटो के पास उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 17 साल के थे तो उन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया गया, और जब वो शिक्षा से आए तो 37 साल के हो गए थे। तो टोटल 20 साल वहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब आगे देखते हैं। प्लेटो की मृत्यु के कुछ ही समय बाद अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया और मैकेडोन के फिलिप द्वितीय के अनुरोध पर 343 ईसा पूर्व में उनके बेटे सिकंदर महान को पढ़ाया। यानी कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप सेकेंड। सिकंदर के ये पिता थे फिलिप सेकेंड। फिर क्या हुआ? उन्होंने लाइसियम में एक पुस्तकालय की स्थापना की। अरस्तु ने लाइसियम में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे उन्हें पेपाइरस पत्रावलियों पर अपनी सैकड़ों पुस्तकों का उत्पादन करने में मदद मिली। ठीक है, पेपाइरस की पत्तियों पर उन्होंने अपनी सैकड़ों जो पुस्तकें उनकी रचना की। आगे चलते हैं। अब देखिए, फिर ये सब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अरस्तु के विचारों ने मध्ययुगीन विद्वत्ता को गहराई से आकार दिया। इनके भौतिक विज्ञान के प्रभाव से प्राचीन काल के अंत और प्रारंभिक मध्य युग से लेकर पुनर्जागरण तक विस्तार किया, और इसे अब तक व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया। जब तक कि
ज्ञानोदय और चीर सम्मत यांत्रिकी जैसे सिद्धांत विकसित नहीं हुए। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले लिया। अरस्तु ने जीव विज्ञान में पाए गए कुछ प्राणी शास्त्रीय अवलोकन जैसे कि ऑक्टोपस की निषेचनांग प्रजनन भुजा पर 19वीं शताब्दी तक अविश्वास किया गया था। देखिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आई है, कौन सी? कहा गया है कि अरस्तु के जीव विज्ञान में पाए गए कुछ प्राणी शास्त्रीय अवलोकन जैसे कि ऑक्टोपस की निषेचनांग यानी कि प्रजनन भुजा पर 19वीं शताब्दी तक अविश्वास स्थापित किया गया था। उन्होंने मध्य युग के दौरान यहूदी, ठीक है, इस्लाम दर्शन के साथ साथ ईसाई धर्मीमांसा को भी प्रभावित किया। विशेष रूप से प्रारंभिक चर्च में नवप्लेटोवाद और कैथोलिक चर्च की पांडित्य परंपरा को मध्ययुगीन मुस्लिम विद्वानों के बीच अरस्तु को प्रथम शिक्षक के रूप में, थॉमस एक्विनास जैसे मध्ययुगीन ईसाइयों के बीच उन्हें दार्शनिक द फिलोसोफर के रूप में सम्मानित किया गया था। जबकि कविदांते ने उन्हें उन लोगों का गुरु कहा था जो जानते हैं क्या कि उनके कार्यों में तर्क का सबसे पहला ज्ञात औपचारिक अध्ययन शामिल है और इसका अध्ययन पीटर एबेलार्ड और जॉन बुरीटन जैसे मध्ययुगीन विद्वानों द्वारा किया गया। तर्कशास्त्र पर अरस्तु का प्रभाव 19वीं शताब्दी तक जारी रहा और ये आज भी प्रासंगिक है। इसके अलावा उनका नीतिशास्त्र जो हमेशा से प्रभावशाली रहा, लेकिन सद्गुण नैतिकता के आधुनिक आगमन के साथ हालांकि इसमें नए सिरे से रुचि पैदा हो गई। अरस्तु का राजनीतिक दर्शन पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स व काव्यशास्त्र पर पोएटिक्स नामक ग्रंथ है जो सौंदर्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण रचना है। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया है। देखिए अरस्तु और उनका दर्शन। अरस्तु को खोज करना बहुत अच्छा लगता था, खासकर वैसे विषय जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किसी तरह से इसका सामना करता है और आदमी का दिमाग किसी तरह से काम करता है। समाज के लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासक में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे? ऐसे प्रश्न के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। मतलब कि अरस्तु सुबेरे अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे और शाम को अपनी साधारण भाषा में वहाँ के साधारण व्यक्तियों को प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध में के स्वर खड़े हो गए। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, उसकी मृत्यु जब हुई तो मकदूनिया में विरोध खड़ा हो गया। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चाल्सिस गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। 8वां आपका पॉइंट बचता है कि प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ने क्या किया। मतलब कि जब प्लेटो का निधन हो गया उसके बाद अरस्तु का क्या हुआ। तो देखिए 347 पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे। मतलब कि जब प्लेटो का मृत्यु हुई तो उसके बाद ये माना जाता था कि अब जो इस अकादमी के जो प्रबंधक रहेंगे, जो इस अकादमी को चलाएंगे, वो अब अरस्तु ही हैं। किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक हामियास के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहाँ पर 3 वर्षों तक रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिपिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया और ये अरस्तु की दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पीथियस नामक महिला से विवाह किया था। तो इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था पीथियस और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था हिपलिस। ठीक है, तो ये अरस्तु जो है इन्होंने 2 शादियाँ की थी। ये अरस्तु की दूसरी पत्नी थी। अब महिला से विवाह किया जिसके मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था और
जब ये जो पिथलिस थी ये जिंदा नहीं थी, ये इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि पिथलिस जो इनकी पहली पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने जो है वहाँ के राजा, कहाँ के मित्र शासक जो है हिमयास की भतीजी थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली। देखिए, तो ये जो पिथलिस थी इनकी मृत्यु हो गई थी। पिथलिस नामक महिला से इनका पहली बार विवाह हुआ था, लेकिन जब पिथलिस की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने हिप्लिस नामक महिला से दूसरा अपना विवाह किया। इसके बाद उनके यहाँ नोकोमैक्स नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। नोकोमैक्स इनके पिता का भी नाम था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा जो उनके पिता का नाम था। तो देखिए, इनकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम था पिथलिस। इनकी जो पहली पत्नी थी, एक मिनट, इनकी जो पहली पत्नी थी उसका नाम था पिथलिस, और जो सेकंड पत्नी हुई उसका नाम था हिप्लिस, और इनके जो पुत्र का नाम हुआ वो था नोकोमैक्स। ठीक है, और नोकोमैक्स इनके पिता का भी नाम था, और ये दर्शाता है कि अरस्तु अपने पिता से कितना प्रेम करते थे। देखिए, मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने के लिए चले गए, और जो अरस्तु के पिता थे जो सिकंदर के पिता थे फिलिप सेकेंड, और सिकंदर खुद अरस्तु की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, और लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार में काफ़ी धन मिलता था और हजारों गुलाम उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हालांकि ये सभी बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल ऑफ प्लेटो और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरीपेटेटिक्स कहलाने लगे। पेरीपेटेटिक्स, क्योंकि वो पढ़ाते हुए टहलते थे, इसलिए उनके अनुयायी जो है पेरीपेटेटिक्स कहलाते थे। अब देखिए, ये अरस्तु के कुछ कोट्स हैं जो अरस्तु ने दिए हैं और जो कभी कभी पूछ लेता है। तो पहला कोट क्या है? पहला है कि स्वयं को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। ठीक है, अरस्तु ने जो अपना पहला कोट दिया वो है स्वयं को जानना ही सभी ज्ञान की शुरुआत है। दूसरा कहते हैं कि उत्कृष्टता कभी भी आकस्मिक नहीं होती, यह हमेशा उच्च इरादे, ईमानदार प्रयास और बुद्धिमान निष्पक्ष का परिणाम होती है। ये इनका दूसरा कोट है। तीसरा कहते हैं कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, उत्कृष्टता एक कार्य नहीं है बल्कि एक आदत है। और ये बात सही भी है कि जो हम बार बार करते हैं वही हो जाते हैं। इसके बाद इनका अगला कोर्स है, जितना अधिक आप जानते हैं उतना अधिक आपको एहसास होता है कि आप नहीं जानते हैं। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि आप नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं। फिर है, किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करना एक शिक्षित दिमाग की पहचान है। किसी विचार को स्वीकार किए बिना उस पर विचार करना एक शिक्षित दिमाग की ये पहचान है। और खुशी हम पर निर्भर करती है, यही बात इनकी सही है। अगला कहते हैं कि दोस्त दो शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा है। दोस्त दो शरीर में निवास करने वाली एक आत्मा है। कला का उद्देश्य चीज़ों के बाहरी स्वरूप को नहीं बल्कि उसके आंतरिक महत्व को दर्शाना है। यही बात इनकी बहुत ही लॉजिकल बात है। फिर ये आगे कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा होता है। और फिर जो इनकी अंतिम जो लाइन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, वो है कि मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है। तो ये अरस्तु की कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं कि कई कई पेपर में 1-2 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।